फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि बायोफिजिक्स क्या होता है। बायोफिजिक्स के बारे में बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई खास आइडिया नहीं है, तो उनके लिए और उसके बाद हमारे चीफ गेस्ट के द्वारा जो बायोफिजिक्स के बारे में उद्बोधन है वो हम आपके सामने आज रखेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो बायोफिजिक्स जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि बायो और फिजिक्स दो अलग अलग शब्द से मिलके बना है बायोफिजिक्स। और ओरिजिनली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1892। सोचिए 1892, मोर देन 100 इयर्स, मतलब 125 साल पहले इस सब्जेक्ट के बारे में कार्ल पियर्सन ने थॉट प्रोसेस किया था। क्या है बायोफिजिक्स का पहला लॉट? बायोफिजिक्स के हिस्ट्री में अर्ली कैरेक्टराइजर ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे एंड रेडियो एक्टिविटी। तो रंजन एक्सरे 1895 में, बेकुरल रेडियो एक्टिविटी, रदरफोर्ड रेडियो एक्टिव चेन डीके, द क्यूरीज रेडियम एंड पोलोनियम, ये जो लाइफ के ऊपर सांस लेने में और ह्यूमन बॉडी पर जो इम्पैक्ट है फिजिक्स का, दैट इज बायोफिजिक्स हिस्ट्री 1। तो 1892 में जो पहला संदेश मिला था बायोफिजिक्स के लिए वो ये कि कार्ल पियर्सन, फिर उसके बाद इरविन श्रोडिंगर 1942 में व्हाट इज लाइफ करके एक किताब उन्होंने लिखा था। एरविन श्रोडिंगर बेसिकली फिजिक्स के हैं और वो फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के श्रोडिंगर इक्वेशंस के रूप में। फिर 1946 में विल्किन एंड रोजलिंग फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑन डीएनए पर एक्सरे फिजिक्स का उपयोग किया बायो पर, डीएनए पर, और बायोफिजिक्स रिसर्च लैब किंग्स कॉलेज लंदन में स्टैब्लिश हुआ और हायर फिजिसिस्ट टू वर्क ऑन द क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। और फिजिसिस्ट को बुलाया गया बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, क्योंकि एक्सरे तो फेमस है स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन में क्रिस्टल एक्सरे के रूप में। देन 1952 में दो साइंटिस्ट थे, क्रिक एंड वॉटसन, ने डीएनए के ऊपर काम किया। पार्टिकल फिजिसिस्ट टर्न इनटू बायोलॉजिस्ट। फ्रांसिस क्रिक जो है वो पार्टिकल फिजिसिस्ट थे, हाई एनर्जी फिजिसिस्ट, और उन्होंने बायोलॉजी के ऊपर काम किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अमेरिका में। और वॉटसन ने, दोनों लोग मिल करके डीएनए पे काम कर रहे थे और ये स्टडी किया स्ट्रक्चर में कि जो हमारा डीएनए है वो डबल स्ट्रक्चर का, थ्रेड का है, हेलिक्स फॉर्म में है। तो हेलिक्स फॉर्म में मिलने का मतलब कि वहां कुछ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऐसा एक्ट कर रहा है जिसके वजह से स्ट्रक्चर इस रूप में आ गया। फिर 1957 में द बायोफिजिकल सोसाइटी का स्थापना किया गया ताकि ये काम जो है फिजिक्स का उपयोग बायोलॉजी के क्षेत्र में बढ़े, तेजी से बढ़े। और फिर मैक्स डेलब्रुक ने, जो पार्टिकल फिजिसिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज मिला इन मॉलिक्यूलर फिजिक्स ऑन स्टडी ऑफ दिस स्मॉल साइज। फिर 2009 में भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होता है। वेंकट रमन रामकृष्णन, जिनको वेंकी रामकृष्णन कहते हैं, फ्रॉम तमिलनाडु, अवॉर्डेड द 2009 नोबेल प्राइज ऑन, किसके लिए? प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफर, मैंने क्रिस्टलोग्राफर मैंने स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। तो प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि उसके स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए इनको नोबेल प्राइज। वेंकी सर इंडिया से क्यों रिलेटेड है? क्योंकि 1971 में बीएससी बड़ौदा यूनिवर्सिटी गुजरात से पास किया था। 76 में उन्होंने पीएचडी ओहियो यूनिवर्सिटी अमेरिका से किया था और उसके बाद वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर अपॉइंट हुए थे। वेंकी सर के साथ जो क्लासमेट थे, एक हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर पूनम मित्तल थी, जिनके हस्बैंड प्रोफेसर ए.के. मित्तल वो फिजिक्स में प्रोफेसर थे। तो फिजिक्स के प्रोफेसर और बायोकेमिस्ट्री में उनकी वाइफ प्रोफेसर पूनम मित्तल, जो कि वेंकी
रामकृष्णन साहब की क्लासमेट थी बड़ौदा यूनिवर्सिटी में 1971 में। और उसके बाद ये सारा डेवलपमेंट के बाद और जो एलुमनाई एसोसिएशन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इवन कृष्ण कॉलेज में, और उसके फिजिक्स डिपार्टमेंट के जो फैकल्टी हैं, बाहर साइंटिस्ट हैं, वो बार बार आकर के ये कहते थे कि सर एक बायोफिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको स्टार्ट करिए अपने ईसीसी में, ईसीसी कैन डू इट। और तब जाके 2016 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया बायोफिजिक्स के रूप में। अब बायोफिजिक्स को और थोड़ा सा क्लासिफाई किया जाए तो बायोफिजिक्स में रेडिएशन के रूप में जो स्टडी किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लाइफ बॉडी के, तो बायोफिजिक्स इज ए स्पेशलाइज्ड सब एरिया ऑफ बायोलॉजी। इट इज द साइंस ऑफ फिजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इटसेल्फ एंड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। Biophysics is an interdisciplinary science that explains the laws and principle of physics, which governs various biological processes. Biophysics spans all level of biological organization, from molecular scale to whole organism. तो पूरे शरीर का जो एक्शन है, किस तरह से ये एक छोटे से पार्ट से लेके डीएनए से लेके और पूरी शरीर काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो स्टडी है वो बायोफिजिक्स है। बायोफिजिसिस्ट इन्वेंटेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटेक्टिंग, प्यूरिफाइंग, इमेजिंग, मैनिपुलेटिंग केमिकल्स एंड मटेरियल्स। बायोफिजिक्स बेसिकली जो उपकरण का खोज करता है जिसके वजह से डिटेक्ट हो, शुद्ध हो और उसका चित्र लिया जा सके, उस पर मैनिपुलेट किया जा सकते मटेरियल्स के लिए। व्हाई इज बायोफिजिक्स इंपॉर्टेंट राइट नाउ? आज के डेट में ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि बायोफिजिक्स डिस्कवर्स हाउ टू मॉडिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर बायोफ्यूल। एनर्जी क्राइसिस है, उसमें बायोफ्यूल की बहुत ज्यादा जरूरत है, रिप्लेसिंग गैसोलीन एंड डीजल फ्यूल इनटू बायोफिजिक्स। बायोइलेक्ट्रिसिटी रिप्लेसिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कोल प्रोड्यूसिंग। एनर्जी क्राइसिस में बायोफ्यूल के रूप में, बायोइलेक्ट्रिसिटी के रूप में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बायोफिजिक्स डिस्कवर्स द बायोलॉजिकल साइकिल ऑफ हीट, लाइट, वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीट एंड दिस ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट आवर प्लेनेट। यदि थोड़ा सा मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बायोफिजिक्स को देखें तो जो इंटरसेक्शन है, आप देखिए बायो इंफॉर्मेटिक्स सबसे बाहर का सर्किल है, उसके बाद कंप्यूटेशनल बायोलॉजी उसके अंदर की सर्किट है, देन मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स एमडी है, स्ट्रक्चरल बायोफिजिक्स बायोलॉजी है, फिर मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स, सेलुलर बायोफिजिक्स एंड देन सिंथेसिस बायोलॉजी एंड सिस्टम बायोलॉजी। ये सबसे अंदर जो आ जाता है सिंक्रोनाइज्ड बायोलॉजी, सिस्टम बायोलॉजी के अंदर कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं हम छोटे से छोटे पार्ट को। तो ये जो सब इंटरसेक्शंस हैं एक दूसरे से, जिसको हम इंटरडिसिप्लिनरी करते हैं, वो बिना फिजिक्स के संभव नहीं हो सकता। जब भी कोई सीरियस केस होता है तो वहां पर इंस्ट्रूमेंट ही ऐसे हैं जो उसके काम करते हैं। तो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन में पॉजिटिव इंटरेक्शन भी है और नेगेटिव इंटरेक्शन भी है। पॉजिटिव इंटरेक्शन के रूप में म्यूचुअलाइजेशन, कॉमेंसलाइजेशन एंड फोटो कोऑपरेशन। नेगेटिव इंटरेक्शंस के रूप में एमिनेशन, पैरासाइट्स, प्रोटेक्शन, कॉनिलेशन एंड कॉम्पिटिशन अमॉन्ग्स द ह्यूमन पार्ट। अब जो इवन क्रिश्चियन कॉलेज में सिलेबस है बायोफिजिक्स एंड बायो इंफॉर्मेटिक्स में, जिसको हम BPBI करते हैं, that is BPBM, it is neither physics for biologists nor physical methods applied to biology. क्या है? It is a modern interdisciplinary field of science leading to new approaches for our understanding of biological functions, जिसमें फिजिक्स की भी जरूरत है, मैथमेटिक्स की भी जरूरत है एंड बायोलॉजी की जरूरत है, और सबको एक साथ इंटीग्रेट करने के लिए कंप्यूटर का जरूरत है। तो ये सब मिला दिया जाए तो बायो इंफॉर्मेटिक्स हो जाएगा। बायोलॉजिकल सिस्टम इज नॉट सिंपल द सम ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स बट रादर देयर फंक्शनल इंटीग्रेशन। सब अलग अलग है लेकिन एक साथ काम करते हैं, फंक्शनल इंटीग्रेशन है, जिसके वजह से हमारा ये पूरा लाइफ सिस्टम रेगुलेट होता है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स स्केल फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू सिंगल मॉलिक्यूल्स,
टाइम स्केल फ्रॉम ईयर फेम्टोसेकेंड। यू सी, अभी जो हम मेमोरी में बात करते हैं, न्यूरॉन्स की बात करते हैं, कितना क्विकली वो ट्रांसफर कर देते हैं मैसेज को। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लें कि जो स्किन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, उसका एक छोटा स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर से किस तरह से डिफरेंट फ्लूइड, डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट मटेरियल सेमी ट्रांसफरेबल होकर के एक लेयर से दूसरे लेयर में पास होता जाता है। तो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व जो चैलेंजिंग है इस समय, वो क्या है कि हाउ ब्रेन प्रोसेसेस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। कैसे आपको सारा एनालिसिस होता है और चीजें इतनी पुरानी पुरानी आपको याद रहती है, उसके पीछे का फिजिक्स क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है। हाउ द हार्ट पंप्स ब्लड, शरीर में जो ब्लड है, हम सोए रहते हैं उसके बावजूद भी ब्लड का फ्लो होता रहता है, हम सोए रहते हैं हमारी सांस चलती रहती है, हम सोए रहते हैं हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपेंड होते हैं। हाउ प्लांट्स यूज लाइट फॉर ग्रो इन फोटोसिंथेसिस, हाउ जीन्स are switched on and off to carry the characteristic from one generation to another generation, that is inheritance कैसे होता है। Biophysics discovers how atoms are arranged to work in DNA and protein. Protein molecules perform the body's chemical reactions. Protein makes part of our eye, ear, nose, skin, and sensory organs in our environment. They turn food into energy and light into the vision. They provide immunity to illness. इतने सारे काढ़ा जो बने, किस तरह से कोरोना पैंडेमिक में उससे दूर हुआ गया, वो बायोफिजिक्स बताता है। प्रोटीन्स रिपेयर व्हाट इज ब्रोकन इनसाइड द सेल एंड रेगुलेट ग्रोथ, मींस मेंटेनेंस वर्क के लिए। They fire the electrical signal in our brain, कैसे एकदम स्पार्क हो जाता है, एकदम सडन कहते हैं हमें याद आ गया। They reads the DNA blueprint in your body and copy the DNA for future generation, that is called as DNA finger point। तो ये DNA finger point जो है वो कैसे DNA सिग्नेचर के रूप में क्रिएट हो जाता है। तो बायोफिजिक्स जो है वो डिस्कवर किया ऑल दीज थिंग्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं ये एक दूसरे से मिल करके कंबाइन करते हैं और फाइनली हम इस तरह से हेलिक्स के फॉर्म में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के देते हैं। सो द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी के रिकम्बाइन DNA एंड कंप्यूटेशन ऑफ द होल प्रोसेस। यदि हम इसको बात करें तो हमारे जो स्किन के अंदर नर्व्स है जो ट्रांसफर करता है सेंस को, ब्लड को रेगुलेट करता है एक जगह से दूसरे जगह, उसका एक्शन कैसे होता है, कैसे ये हाई फ्रीक्वेंसी केबल में डिफरेंट क्लॉटिंग है, डिफरेंट लेयर है, सो दैट इट कैन रिटेन इंटैक्ट। तो ये जो फिजिक्स है ये किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए और किस तरह से बायो को एक दूसरे से इंटीग्रेट करके रखता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर एक आप फिजिक्स देखिए, जब आप मोशन करते हैं, जब चलाते हैं, जब वर्क करते हैं, तो उसमें बॉडी में किस तरह से लंग्स का पार्ट होता है और इसके वजह से ये ट्यूब आया और इस तरह से 2 ट्यूब यहाँ से होते हुए 2 बीकर्स में और फिर बाहर निकल रहा। तो हम मतलब लंग्स में कितना ऑक्सीजन है और कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, ये चीज मेजर करना हो तो ये पहले सिंथेसिस करके ये एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता था 1927 में। तो 27 में जो हम सांस लेते हैं उसमें कितना ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब डिटेक्ट करने के लिए ये एक सेटअप बनाया गया है केमिकल प्रोसेस के द्वारा। ये जो केमिस्ट्री के लैब में आप देखते होंगे उसी तरह से ये ह्यूमन बॉडी के रूप में। आज के डेट में अब इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर की वजह से सांस सीधे आप ले रहे हैं और यहाँ पर ग्राफिकल डिस्प्ले हो गया कि किस कंपोनेंट में गैस के कौन सा कंपोनेंट है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन,
और कार्बन मोनोऑक्साइड वो कितना है, वो सीधे के सीधे एनालाइज होकर के सिस्टम पर डिस्प्ले हो जाता है। तो ये कहाँ से आए? ये फिजिक्स की देन है जो इतना इंस्ट्रूमेंटेशन से इतना डिराइव किया। फिजिक्स में जो इलेक्ट्रोथेरेपी है, यूवी एंड आईआर थेरेपी है, शॉर्ट वेव है, अल्ट्रासाउंड है, लेजर थेरेपी है। तो ये सारे जो इक्विपमेंट है, किसी भी चीज को डिटेक्ट करना, आप अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। शॉर्ट डायथेरेपी है, यहाँ मसल्स इंजरी है, मसल्स पेन है, उसको लेते हैं। लेजर थेरेपी है, आप ट्रीटमेंट कराते हैं ब्लडलेस सर्जरी के टाइम पर। और मसल स्टिमुलर है कि वाइब्रेट करता है कि किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं, दे आर समहाउ रिलेटेड टू द बैकग्राउंड, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, जो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है अल्ट्रासाउंड से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक करेंट है, बायोइलेक्ट्रिसिटी है, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट लाइट्स का बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट, लेजर के यूज से बहुत सारे जो स्टमच है या आंख का जो रेटिना है, किस तरह से डिटेक्ट होने पर उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है एमआरआई, मेडिकल इमेजिंग डिवाइस, इन विवो डायग्नोस्टिक। इन विवो डायग्नोस्टिक मतलब जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, जैसे एक्सरे होता है, उस पार्ट को कहीं हटाते नहीं है, जहां है वैसे ही इंटैक्ट है, और उसके बारे में हम स्ट्रक्चर डिटेक्ट करते हैं। तो एक्सरे प्रोजेक्शन जो बहुत पहले से आप जानते हैं, सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, डॉपलर इमेजिंग, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, रेडियो न्यूक्लियर मेडिसिन, थर्मोग्राफी, ईटीसी, बहुत सारे एक सीरीज है जिसकी ये यहाँ पे ये बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट आप देखते हैं एमआरआई करने के लिए, ये अल्ट्रासाउंड करने के लिए, ये भी अल्ट्रासाउंड में यदि आपके शरीर में कोई वो है स्टोन है तो उसको चेक करने के लिए, ब्रेन में कहीं चोट लगा तो उसके लिए भी एमआरआई और सीटी स्कैन कराया जाता है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, आईसीयू में लगा रहता है, और हम जानते हैं कि आईसीयू में कोई कंडीशन है तो बहुत सीरियस होता है। ये बच्चों का आईसीयू है, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, और उसमें सारा चीज इतना छोटा होता है कि मशीन ही ऑब्जर्व करके उसके कंडीशन को मॉनिटर कर सकता है और उसकी ट्रीटमेंट कर सकता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म। तो ये होल जो स्ट्रक्चर्स है और उसका छोटा सा ये पार्ट, ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो कैपिलरिटी एक्शन है, किस तरह से फ्लूइड का फ्लो फ्रॉम इनर पार्ट टू आउटर पार्ट हो जाता है इन ऑर्डर टू मेक दी थर्मो बायोथर्मो इफेक्ट। तो ये तो हुआ बायोफिजिक्स। और अब आते हैं थोड़ा सा ग्लिम्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स के रूप में। बायोइन्फॉर्मेटिक्स आज के डेट में बहुत ही चैलेंजिंग है, एंड emerging interdisciplinary research area deals with the computational management and analysis of biological information, genes, genomes, protein, proteomics, cells, ecologic system, medical information, robots, artificial intelligence। जैसे आप आजकल बहुत आराम से सुन रहे होंगे कि किसी का बाईपास सर्जरी हो गया और उसमें एक पेसमेकर लगा दिया गया, तो ये सारा सिस्टम आजकल बहुत आसानी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो सकता है। द कोर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज डेटा कलेक्शन। जो भी डेटा है, जो भी हॉस्पिटल है, वहां से डेटा लेते हैं और उसको लेकर के स्टोर करते हैं, स्टोर करके कंपेयर करते हैं, और तब एक एक करके जोड़ करके उसको पाथवे बनाते हैं, बायो पाथवे बनता है। तब जाकर के एक किसी फैमिली का बायो पाथवे यदि जनरेट हो जाए तो उसके पुराने जनरेशन और आने वाले जनरेशन में क्या डिफेक्ट्स है, ये बहुत आसानी से हम जान सकते हैं और उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और फिर कमिंग जनरेशन में उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। द होल process is about the 500,000, that is 5 lakhs genes sequence of the data, and expected number of unique protein structure is this 700 to 1000 unique structures से लिया गया है। अब फिर आता है कि तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, जिसको स्टडी करने के लिए इतने सारे चीजें हैं, तो आपको जरूरत क्या है, फाउंडेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए इवैल्यूएशन, प्रोटीन फोल्डिंग एंड प्रोटीन का,
तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब मोर और लेस प्रोटीन से रिलेटेड है. सो प्रोटीन इज बायोइन्फॉर्मेटिक बिल्ड्स मैथमेटिकल टूल्स, मीन्स मैथमेटिकल मॉडलिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सारे जो एरिया है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर. टू इन्फर रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स एंड कॉम्प्लेक्सिकल बायोलॉजी के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बायोस्टैटिस्टिक्स के लिए की पार्ट है. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन द सेल, कोई भी सेल है उसके अंदर कोडिंग रीजन कितना है, रेगुलेटरी साइट क्या है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसक्रिप्ट्स बनाना, और उस ट्रांसक्रिप्ट में प्रोटीन किस रूप में है उसका वन टू मेनी मैपिंग और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंस चीज की एनालाइज करना है. किसके थ्रू? न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड से प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन. अब ये सारे के सारे चीज क्या हमारे लिए लोकल है? नहीं, ये एक आदमी नहीं कर सकता, इसलिए ये पूरा ग्लोबली इंटरेक्ट होना चाहिए. तो ग्लोबल अप्रोच क्या है टुवर्ड्स द न्यू सिस्टम बायोलॉजी? तो ग्लोबल सेल ऑफ द स्टेट में जीनोम्स हो, जीनोम एक्टिवेशन पैटर्न पता हो, प्रोटीन पॉपुलेशन प्रोटियोनिक्स के थ्रू हो, और ये सारा मिल करके ऑर्गेनाइज करे टिश्यू इमेजिंग, एक्सरे, एमआरआई, ईएम, और सेल से मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से ये बन रहा है. सो ग्लोबल अप्रोच में हाउ डज द स्पेशियल एंड टेम्पोरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग मैटर गिव्स राइज द बायोलॉजिकल, यानी समय के साथ और स्पेस के साथ किस तरह से इंटीग्रेट करके किस पॉइंट पर कितना चीजें आ जाता है. जैसे कोई आप भोजन लेते हैं तो ये कहा जाता है इतने घंटे बाद ये काम होगा, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द टाइम, टेम्पोरल सिचुएशन एंड स्पेस कि कहाँ ये हो रहा है, which part and where it is. So both time and space are very important function in the bioinformatics and its treatment. पर्टर्वेशन फिजिक्स का, कोई भी चीज खाते हैं और जब हम कहते हैं साइड इफेक्ट है तो इट इज द पर्टर्वेशन, हाउ टू पर्टर्व अलग डिफरेंट ऑर्गन्स दैट इज अवे. तो डायनेमिक रिस्पांस उसका क्या है? तो लिविंग सेल में जब भी कोई मेडिसिन आप लेते हैं तो उसका डायनेमिक रिस्पांस मिलता है. इसको हम फिजिक्स के लैंग्वेज में इस तरह से कर सकते हैं. देन लिविंग सेल के साथ हम वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज ए वर्चुअल सेल, और वर्चुअल सेल के अंदर बायोलॉजिकल नॉलेज, सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, ये तीन इंफॉर्मेशन हम वर्चुअल सेल का क्रिएट करते हैं और उसके बेसिक प्रिंसिपल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं कि इस वर्चुअल सेल पर यदि ये पार्ट हम एक्ट करें तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स विल बी देयर एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल बिहाइंड इट. तो इस तरह से वर्चुअल सेल के बाद जो भी आउटकम है दैट इज इंफॉर्मेशन, डेटा, वो बायो इंफॉर्मेटिक्स है. उस बायो इंफॉर्मेटिक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग, कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे और उसको रिप्रोड्यूस करेंगे, आर्टिफिशियली कैसे उसको रिप्रोड्यूस करके सिमुलेट करेंगे और देखेंगे कि हाउ इट इज यूजफुल इन द ह्यूमन बॉडी. सो वी डू नॉट नो yet whether information in the genomes is sufficient to reconstruct an entire biology. हम ये नहीं मालूम कि एक जीन से बॉडी कैसे प्रिपेयर होता है. ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको फिजिक्स के, इसके आर्टिफिशियल नहीं कर सकते. हम टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं क्योंकि वहां पे नेचुरल ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उसको हम कंट्रोल करके आर्टिफिशियल ग्रोथ करें ये हम नहीं जानते. ये जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं. इंफॉर्मेशन ऑन बिल्डिंग ब्लॉक नॉट एनफ, मतलब जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पा रहे हैं. तो क्यों? क्योंकि हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो पूरा नहीं है. इंफॉर्मेशन ऑन देयर इंटरेक्शन इज एसेंशियल, यानी कैसे फोर्स लग रहा है और तब जाके डेवलप हो रहा है, तब जाके साइज बढ़ रहा है, ये इंटरेक्शन के बिना नहीं हो सकता. तो उसके लिए फिजिक्स की जरूरत है. अब वो ग्रोथ करने के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी जरूरत है, इंटरनल इन्वायरमेंट भी जरूरत है. माने एम्ब्रियो में जब स्पर्म और ओवम मिलकर के डेवलप होता है तो उसका इन्वायरमेंट कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है. यहां से आप चाह करके आप चेंज कर सकते हैं. तो मेटाबॉलिक नेट और जेनेटिक नेटवर्क ये कैसे बनेगा? तो
उसके लिए और माइनर पॉइंट पे आइए तो डीएनए एंड एचआरएनए, तो मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन। और फिर ये जो एरिया है जो हम सर्किल के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये एक दूसरे से इंटरेक्ट होगा, इंटरनल इन्वायरमेंट आपस में, और फिर उसके बाद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कैसे कनेक्ट होगा, जिसको हम फिर बाद में डेवलपमेंट पार्ट पर एक छोटे छोटे पार्ट के रूप में स्टडी करते हैं, अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर का यूज करके उसका इफेक्ट को देख करके। तो ये सारे चीजें जो है बायोफिजिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के रूप में है और हो रहा है। तो हमारा क्या काम, ईसीसी क्या कर रहा है? तो ईसीसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया बायोफिजिक्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए 2016 से, और सबसे पहले डिजाइन हुआ सिलेबस। सिलेबस डिजाइन होने में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात की गई। 2016 में नई एजुकेशन पॉलिसी आती है 2020 में 2020 में, और 2016 में आकर के बायोफिजिक्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और करिकुला सेमेस्टर वाइज डिजाइन हो जाता है। तो ईसीसी के जो सेमेस्टर है वो 6 सेमेस्टर है 3 साल के। 3 साल के जो बीएससी 1, 2 और 3 में सेमेस्टर जो है 1 से लेकर के 6 तक, जिसमें ऑड इवेंट्स कोर्स का ये कोड है, और ये टाइटल ऑफ द पेपर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। मार्क्स 70 नंबर के प्रैक्टिकल पेपर है और 50 नंबर के प्रैक्टिकल है। तो इस तरह से ये मार्क्स है। जो टाइटल है इस शॉर्ट टर्म में कि सेमेस्टर 1 में 2 पेपर होंगे, तो उसका टाइटल है पहला बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल साइंस, दूसरा है एनालिटिकल फिजिक्स 1, देन इट इज प्रैक्टिकल। देन सेमेस्टर 2 में बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल साइंस पार्ट 2 है, फिर एनालिटिकल फिजिक्स एंड बायोमेट्रिक, फिर प्रैक्टिकल, फिर लाइफ साइंस 1, देन कंप्यूटेशनल फिजिक्स। माने धीरे धीरे जो डेवलप हो रहा है सिलेबस का, वो फिजिक्स है, उसके साथ बायोलॉजी है, और उसके साथ कंप्यूटर है, क्योंकि दोनों को हम सिग्निफाइज करते हैं बायोफिजिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। लाइफ साइंस एंड कंप्यूटेशनल फिजिक्स, देन बायोस्पेक्ट्रोस्कोपी इज द पार्ट ऑफ 4। पार्ट 5 थर्ड ईयर में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि वहां पे 2 सब्जेक्ट लेना होता है, बायोफिजिक्स कंपलसरी होता है, इसके साथ दूसरा सब्जेक्ट या तो मैथमेटिक्स ले सकते हैं या फिजिक्स ले सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। और फर्स्ट पेपर है मेडिकल फिजिक्स, सेकेंड पेपर है बायो फिजिकल टेक्निक्स, और तीसरा है इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन, जिसमें हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वो चीज पढ़ाया जाता है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, जिसमें आरएनए डीएनए का कैसे डीनेचराइजेशन एंड रीनेचराइजेशन करते हैं। उसके बाद सेमेस्टर 6 दैट इज फाइनल सेमेस्टर में आता है मेडिकल फिजिक्स 2, बायोफिजिकल टेक्निक्स सेकेंड, और इन्वायरमेंटल फिजिक्स। सारा चीज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है, तो उसका इम्पैक्ट कैसे हो रहा है। और लास्ट में स्किल इनहेंसमेंट के लिए रेडिएशन फिजिक्स करके ये दिया गया है, जो लंग्स के ऊपर, लंग्स डोजीमीटर और रेडान रेडिएशन के इम्पैक्ट को बॉडी के ऊपर स्टडी किया जाता है। ये एक छोटा सा पार्ट है सेमेस्टर 1 का, पेपर 1 का सिलेबस 4 यूनिट में है, 1, 2, 3। ये 1 और 2 प्योर बायोलॉजी का है, बेसिक्स सेल से स्टार्ट करते हैं, फिर इन्वायरमेंटल फिजिक्स, देन कंप्यूटर फंडामेंटल करके, जो स्टूडेंट एकदम से कोई कंप्यूटर नहीं पढ़ के आते हैं +2 लेवल में, उनको भी कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फ्लो चार्ट और डेटा मेमोरी से हम शुरू करते हैं। सेकेंड पेपर में बायोमैकेनिक्स, बायोकास्टिक और बायो ट्रांसपोर्ट गैस, एंड देन बायो थर्मल, ये 4 यूनिट यहाँ भी है। तो फिजिक्स रहेगा, और फिजिक्स के साथ उसका जो एग्जाम्पल होगा, एप्लीकेशन एरिया, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी होगा, और इसको डिस्कस किया जाएगा। देन सेमेस्टर 2 का पेपर यहाँ पर है, दिस इज द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल, तो बायोमॉलिक्यूल्स आ जाता है, और उसके आगे जैसे जैसे आप आएंगे वैसे वैसे सिलेबस पूरा दिया जाएगा। कॉलेज ने क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में 2 लैब सेमेस्टर 1 में है, और 2 मिला करके बायोफिजिक्स लैब 1 और बायोफिजिक्स लैब 2। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, पेंडुलम है, उसके बाद पॉइसली है, सरफेस टेंशन है, ये सारा लैब का पिक्चर है, जिसमें स्टूडेंट बैठ करके प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसमें हम प्रेशर मेजर करने के लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट्स भी रखे हैं, जो बैटरी रेगुलेटेड है, बॉडी मास इंडेक्स करने के लिए वेइंग मशीन भी है, और आप देख रहे हैं कि ये सेमेस्टर 2 और 3 के लैब्स, बाकी लैब्स कॉमन है जिसको हम शेयर करते थे।
डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से एंड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से। स्टोक्स और पॉइसली लॉ के लिए ये सारे बच्चे बायोफिजिक्स के हैं जो अपने अपने टाइम पर है। पैंडेमिक में जो कॉलेज का रैंकिंग बढ़ा है वो ऐसे ही नहीं बढ़ा है, उसमें टाइम टू टाइम बहुत काम हुआ है। और अभी रिसेंटली अक्टूबर 26-20 में एक नया सेटअप डेवलप हुआ है जिसको कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एएस मोजेस सर, कॉलेज के बरसर डॉक्टर एलसीटी यूसुबियस, कॉलेज के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर शीतला प्रसाद सर और आकर के और वो इनॉग्रेट किए। तो पहले हम लोग उनका वेलकम किए। ये स्टूडेंट हैं, सीनियर स्टूडेंट्स आपके, जो ये पूरे प्रोग्राम को वहाँ पे किए और ये आपकी गेस्ट फैकल्टी थी जिनके नेतृत्व में ये सारा इनॉग्रेशन प्रोसेस पूरा हुआ। एक खास बात हम आपको बताएं कि जो रिफ्लेक्शन है साइंस का वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो स्टूडेंट ने जो ऐसे मौके पे रंगोली बनाते हैं, जैसे दीपावली है उसके मौके पर रंगोली बनाते हैं, तो जो रंगोली बनाते हैं वो भी रंगोली में बायोफिजिक्स ही दिखाया इन्होंने। रंगोली में ये देखिए हेलिक्स के रूप में डीएनए का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ये न्यूरल नेटवर्क के जो है वो हेड है और टेल है। ये डीएनए और आरएनए को इन्होंने बनाया, ये प्रोटीन स्पाइक्स को बनाया और ये फिर जो टिश्यूज हैं वो ये सेल का न्यूक्लियस, और ये तो आप देख ही रहेंगे जिसको लग रहा है कि माइक्रोस्कोप है। और ये सारा कब बना? 2022 के लिए, सेशन 2022 के लिए। तो ये वेलकम के लिए जो रंगोली भी बनाया वो भी रंगोली साइंटिफिक रंगोली है, और उस रंगोली को के बाद वेलकम, और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर रूम डेवलप किया गया है जिसमें साइड में प्लेटफॉर्म से एक्सपेरिमेंट के लिए और सीट के लिए सीटिंग चेयर्स हैं और बाहर इस समय बोर्ड है। तो इस रूम के एंट्री में फिर प्रिंसिपल सर ने प्रेयर का किया। उसमें प्रेयर के बाद से बच्चों ने प्रिंसिपल सर और बरसर सर के साथ कुछ फोटो भी खिंचवाया, और फोटो के बाद थोड़ा सा जो भी मीटिंग होती है, तो मीटिंग विदाउट ईटिंग इज इनकम्प्लीट, सो इट इज द मीटिंग के बाद ईटिंग का कार्यक्रम चल रहा है, तो थोड़ा अल्पाहार भी रखा गया। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के और अदर डिपार्टमेंट्स के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोग आए थे और उन लोगों ने अपना अल्पाहार किया। तो इस तरह से एक एसीसी में भी बायोफिजिक्स का प्रयास है और यहाँ पे भी है। और वो जो स्टडी है ये सिर्फ इसलिए दिया गया है कि कैसे स्केल हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो हम अभी तक जो स्टडी है वो नैनो तक करते आ रहे हैं, उसके आगे अभी पीको, फेमटो और ऑटो तक जाना है 10⁻⁻18। तो उसके बीच के भी स्टडी करना है। तो ये साइंस केवल 2021 तक ही नहीं रहेगा, उसके आगे भी बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो किस तरह से वो चीजें आगे की तरफ बढ़ेंगी, तो ये उसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। टाइम स्केल ऑफ द मॉलिक्यूल्स, उसमें लास्ट में हम ये बताते हैं कि दिस इज द क्वांटम मैकेनिक्स, और ये डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन डीएफटी, और ये 10⁻⁻12 पिकोसेकंड में, और ये डीएनए का स्ट्रक्चर एंगस्ट्रॉम यूनिट में। तो इस एरिया की अभी स्टडी करनी है। अभी हम नैनो तक हैं और नैनो सेकेंड है, चाहे नैनोमीटर के पार्ट है या नैनो सेकेंड के पार्ट है। तो वी आर अप टू दिस वे, लेकिन हमको आगे से इस तरह से छोटे पार्ट पे जाना है। ये तभी हो सकता है जब एडवांस साइंस हो, ये तभी हो सकता है जब डेटा हो, ये तभी हो सकता है जब फास्ट कंप्यूटिंग मशीन हो। तो यही चीज है कि अभी हमारे पास फास्ट कंप्यूटिंग मशीन नहीं है जिसको हम आगे चलकर कहेंगे क्वांटम कंप्यूटर। और 2016 एक संयोग का समय था जिसमें नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इसलिए दिया गया कि हाउ टू डेवलप द क्वांटम कंप्यूटर विद हेल्प ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये चीज है, ये ऑब्जेक्टिव है बायोफिजिक्स का। और इसके बाद जो हमारा पार्ट है वो यही पार्ट है कि बायोफिजिक्स खूब अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रिसर्च करिए ताकि कोरोना पैंडेमिक जैसे जो सिचुएशंस हैं उसको मीट ना करें। तो ये तो रहा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन यहाँ पर। इसके बाद हम एक प्रेजेंटेशन लेकर आ रहे हैं अपने चीफ गेस्ट का, जो जिनका लेक्चर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, और वो लेक्चर्स जो है वो चीफ गेस्ट सर का यहाँ पर सुनते हैं कि उन्होंने इस मौके पर क्या कहा। तो ये चीफ गेस्ट साहब का कार्यक्रम था, उसमें
This is yes. इंफेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। उसी तरह अगर आपकी सीटी वैल्यू 35 के पास है, उसका मतलब लगभग सामान्य स्थिति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि बायोफिजिक्स का योगदान बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रू सेंस में जो हमारी बॉडी की गतिविधियां हैं उनको दिखाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज भी जो हम लोग देखते हैं, आप मेडिकल साइंस में जाइए, आपके एक्सरेज होते हैं या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हुआ, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होती है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंटल सेटअप्स हैं, इवन आप आई के टेस्ट के लिए जाइए, बहुत सी टेस्ट के लिए मशीनें आ गई, तो कहीं हर जगह आप पाएंगे कि बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्लब विद फिजिकल प्रिंसिपल्स, वो आपको ट्रांसलेट करके उसका रिजल्ट बाहर दिखाया जाता है। तो चाहे हार्ट लंग मशीन हो, हर जगह आप पाएंगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बायोफिजिक्स का योगदान मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट में हमेशा रहा है और ये हमेशा रहेगा। आज भी जितनी तकनीकी डेवलप हो रही हैं, आप पाएंगे कि कोई भी टेस्ट होता है बिना फिजिक्स, बिना केमिस्ट्री, बिना बायोलॉजी के समागम के नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज सिर्फ आप डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब में करते हैं, उसके पीछे बहुत कुछ सेंसर्स और चीजें जुड़ी रहती हैं। तो हमारा ये कहना है, बहुत लंबा समय नहीं लेते हुए मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि बायोफिजिक्स यू कैन से इज द क्रक्स ऑफ लिविंग सिस्टम, और बायोफिजिकल प्रिंसिपल के बेस पे चाहे मेटाबॉलिक की स्टडी हो, चाहे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की स्टडी हो, चाहे एनवायरमेंटल पोल्यूशन की स्टडी हो, हर क्षेत्रों में फिजिकल प्रिंसिपल को आप यूटिलाइज करके तरह तरह के रिजल्ट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। पोल्यूशन का प्रभाव पड़ता है जीवों पे, आप डिफरेंट लेवल पर पाते हैं कि पोल्यूशन नदियों में है कि वहां भी बायोलॉजी और फिजिक्स इंटरैक्ट करते रहते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 3 सालों में जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उनको एक्सपोजर होगा डिफरेंट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का, और भविष्य में उनके लिए एक सुनहरा अवसर ये प्रदान करेगा। जिस भी विधा में जाना चाहें, प्योर बायोलॉजी साइड में भी वो अपने को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, फिजिक्स साइड में भी, और they can choose the median path, midway, मतलब उसमें प्योर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, और they can just go through the बायोफिजिक्स at top level। बायोफिजिक्स में मास्टर्स भी होता है, बायोफिजिक्स में पीएचडी भी होती है, तो बच्चों के लिए सारे रास्ते खुले हैं। तो इसी के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं अनिल जी को फॉर अ बिगिनिंग, गुड बिगिनिंग, वेल बिगन इज हाफ डन। तो बच्चों से भी कहूंगा कि आपकी एक अच्छी शुरुआत हुई है और आपके सामने एक बहुत ही अच्छे शिक्षक अनिल जी मौजूद हैं, जो आपके रास्ते की हर कठिनाइयों को दूर करते हुए अगले 3 वर्षों तक आपके साथ खेलते कूदते आपको ऐसा सिखाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि समय किस तरह से बीत जाता है। तो थैंक यू सो मच। माय बेस्ट विशेस आर विद ऑल द स्टूडेंट्स एंड with the faculty members, Dr. Anil Kumar Singh and Dr. Ankita Kushwaha. I wish you all the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you for enlightening the our relation, our means relation of Allahabad University to top level of the scientists. They are somehow related to biophysics, like Erwin Schrödinger, sir. He is basically physics scientist in the physics, and he has a great contribution in quantum mechanics that will automatically create quantum computing as well. और सर आपने बहुत अच्छा बताया कि आपका अपॉइंटमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट in 1940 में हो गया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वजह से वो आप नहीं आ पाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो 134 साल पुराना ये विश्वविद्यालय विश्व के बहुत बड़े धरोहर को अपने आप में समाहित किया हुआ है। और सर दूसरा जो सूचना आपने दिया, 2009 के नोबेल प्राइज जो भारतीय को मिला था वेंकटी रामकृष्णन को, उनका रिलेशन इनडायरेक्टली आपके फैकल्टी के जो प्रोफेसर पूनम मित्तल जी के साथ रहा, जो उनकी क्लासमेट थी। ये सुन करके मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रोफेसर पूनम मित्तल के जो हस्बैंड थे डॉक्टर A.K. मित्तल,
वो फिजिक्स में प्रोफेसर थे और फिजिक्स के हेडशिप को उन्होंने छोड़ दिया कि हम हेड नहीं बनना चाहते हैं और हम टीचिंग करना चाहते हैं, और वो थे। तो इस तरह से ये दो महान जो साइंटिस्ट थे, वेंकी सर तो हैं, श्रोडिंगर से नहीं है, जिनका किसी न किसी तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, संबंध था और है, और उसके साथ ये कहीं न कहीं से इनके हाइब्रिड आउटपुट के रूप में बायोफिजिक्स निकल के आया है। और थैंक यू सर, यही चीज है तो हम लोग सर आप लोगों से चाहते हैं कि जो ग्लोबल 2% टॉप साइंटिस्ट का लिस्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका ने जो इशू किया है, जो जारी किया है, उसमें आप सर हैं एक, तो आप 2% महान वैज्ञानिकों के लिस्ट में आप हैं इलाहाबाद से, और आपके साथ 7 और साइंटिस्ट हैं। ये हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा योगदान है और हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आज उन 2% टॉप साइंटिस्ट प्रोफेसर रवि पांडे साहब के साथ हैं और हमारे बच्चे साथ में हैं। ये बच्चों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके द्वारा जो उनको इस विषय के लिए आशीर्वचन प्राप्त हुए हैं वो बहुत ही लाभकारी है। सर, इसी के साथ मैं अपने दूसरे कॉलीग डॉक्टर अंकिता कुशवाहा जी को से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्लीज आए, और उसके आने से पहले एक सूचना मैं और दे दूं कि हमारे यहाँ जो फर्स्ट बैच का लड़का है उसमें से कुछ बच्चों का कैंपस सिलेक्शन हुआ है सर। वो पीजी करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए थे और टीसीएस में उनका सिलेक्शन हुआ है, और सिलेक्शन के बाद वो मेरे पास आए थे और बताए कि सर जो इंटरव्यू हो रहा था टीसीएस में, और उन्होंने जब सुना कि अंडर ग्रेजुएट में आप बायोफिजिक्स पढ़े हैं, तो मेरा सारा इंटरव्यू फोकस बायोफिजिक्स पे आ गया कि बायोफिजिक्स में आपने क्या किया और कैसे किया और क्या क्या है उसके बारे में। और जैसे ही उन्होंने बायोफिजिक्स के साथ बायो इंफॉर्मेटिक्स सुन लिया, वैसे उनको थ्रिल हो गई कि टीसीएस में हाई एंड कंपटीशन में बायो इंफॉर्मेटिक्स आप जानते हैं, बैकग्राउंड जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि बैकग्राउंड के साथ साथ उन्होंने कहा और क्या किया, एक्सटेंशन एक्टिविटी क्या रहा। तो सर उस बैच को हम लोग जो इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI, आइजेक नगर बरेली में, जी सर, वहाँ 4 दिन का था प्रोग्राम। उसके बाद बच्चे नैनीताल भी गए थे और वहां से करके दिन भर क्लास होता था, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करते थे और शाम को उनका टेस्ट होता था, और लास्ट में सर उनको एक सर्टिफिकेट भी मिला हर बच्चे को जितने लोग गए थे। और उस पूरे टीम का नेतृत्व डॉक्टर अंकिता कुशवाहा ने किया था, क्योंकि एक साइंटिस्ट जो आपसे आपके व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध के हैं, उनके वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा वहाँ पे सुविधा मिला। और वहां जाने के बाद पता लगा कि वहाँ के जो डायरेक्टर हैं RK सिंह, उनका ग्रेजुएशन इवन क्रिश्चियन कॉलेज से हुआ। इसी से वो BSc किए थे, उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी से MSc PhD करके वो डायरेक्टर थे। और बस इतना बिजी उन दिनों का 4 दिन का शेड्यूल था कि इनकी ब्लेसिंग्स तो हम लोग को मिल गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का सुविधा मिला, अलग अलग डिविजन्स में जा करके सारे काम हुए, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई और उनके साथ हम लोग फोटोग्राफ नहीं खिंचवा पाए। बाकी उनके इंस्ट्रक्शन से उन्होंने जाने से पहले सारा व्यवस्था कर दिया था, हर डिवीजन में जाकर के, बायोफिजिक्स डिवीजन, इंजीनियरिंग डिवीजन, फैब्रिकेशन डिवीजन, सारे डिविजन्स में हम लोग विजिट किए, वहाँ हैंड्स ऑन किए, वहाँ टेस्ट हुआ और सारा व्यवस्था किए। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बाद जरूर आइए, तो हम लोग उसके बाद प्रोग्राम बनाए, लेकिन पैंडेमिक की वजह से ये चीज सफल नहीं हो पा रहा है। तो इन सब बातों के साथ मैं डॉक्टर अंकिता कुशवाहा जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में कुछ बच्चों को बताएं। डॉक्टर अंकिता कुशवाहा। सर गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर, सर मैं डॉक्टर अंकिता कुशवाहा, बायोफिजिक्स डिपार्टमेंट मैंने 2019 में ज्वाइन किया यहाँ एज अ गेस्ट फैकल्टी, और अभी भी मैं गेस्ट फैकल्टी की पोजीशन पे हूँ। और बायोलॉजी की कुछ थोड़ी बहुत सर पांडे सर हैं, उन्हीं के नेतृत्व में थोड़ा बहुत ही पढ़ा पाती हूँ और देख रही हूँ यहाँ पे। और
बस अनिल सर ने कुछ फोटोज और ये सब भी देखी, जो कि अभी कॉन्वोकेशन में मुझे डिग्री मिली 18 में, कि जो कॉन्वोकेशन हुआ है उसकी अभी मुझे डिग्री मिली। और सर मैं थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन कर पा रही हूँ और आपसे ही सीखने को मिलेगा कि मैं और कर सकती हूँ, है ना सर? और इससे ज्यादा मैं ज्यादा, आप सीनियर प्रोफेसर है सर, तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकती, बस। थैंक यू, कीप ऑन लर्निंग, हाँ, कीप ऑन डूइंग गुड। हाँ, आपका प्रयास होना चाहिए, अपने आप रिजल्ट अच्छा आता जाएगा। थैंक यू सर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं अपने कुछ स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको बायोफिजिक्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे कैसे अपनी यात्रा पूरा करते हुए क्रिश्चियन कॉलेज में आए और उन्होंने एडमिशन लिया, उनमें से यदि कुछ स्टूडेंट अपना फीडबैक देना चाहें तो उनको मैं वेलकम करता हूं। Any student, please unmute yourself and come out. मेरे साथ तो दो स्टूडेंट हैं, स्वरा मिश्रा और शगुन मिश्रा। Please unmute yourself and you please represent. Morning sir and good morning ma'am. हाँ। एक्चुअली जो बायोफिजिक्स सब्जेक्ट है इसमें सब हम लोगों को क्या है, अपने बायोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो थोड़े थोड़े इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब इसमें किसी चीज को आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारी चीजों की हल्की हल्की नॉलेज रहना प्रेजेंट टाइम में क्या है ना कि प्रेजेंट टाइम में हर चीज की नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बायोफिजिक्स में हमारे फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। और ये ना कि आपको आपकी मतलब वो बायोलॉजी को कैसे फिजिक्स के टर्म में यूज किया जाता है इसमें ये बताया जाता है। और आपके से किसी को बीपी चेक करना, आपके जो मतलब वो थोड़ी थोड़ी नॉर्मल सी चीजें बायोलॉजी के टर्म्स में आपकी बॉडी से रिलेटेड ये सब बताए जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत बेसिक है और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकली भी इसे बताया जाता है, तो इसलिए इसकी स्कोप भी इस टाइम पे बहुत अच्छी है। तो और यहाँ के मैम एंड सर जो भी बताते हैं सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, पूरे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अभी तो खैर हम लोग ऑनलाइन मोड में है तो इसलिए हम लोग अभी कुछ नहीं ज्यादा कर पाए हैं, बट सर लोग इंफॉर्मेशन देते हैं हर चीज का। ऑफलाइन होगा तो हर चीज अच्छे से बताई जाएगी। तो यही है, मतलब इसे अभी क्योंकि इतना डेवलप नहीं हुआ है ना, तो इतना अच्छे से हम लोग भी नहीं जानते थे स्टार्टिंग में कि क्या है। हम लोग भी सोचते थे कि मैथ्स ग्रुप के स्टूडेंट्स है तो बायोलॉजी कैसे पढ़ेंगे, बट प्योर बायोलॉजी नहीं आती ना, मतलब आपको जो डेली लाइफ में यूज होता है टिश्यूज, सेल्स, ये सभी आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है। और फिजिक्स में कैसे रिलेटेड इसकी जो मतलब प्रैक्टिकली आपको फिजिक्स में बताया जाता है, इसके थ्योरम्स बताए जाते हैं, कैसे यूज होता है बायोलॉजी के टर्म्स में फिजिक्स का, ये सब बताए जाते हैं इसमें। थैंक यू स्वरा, थैंक यू सर। एनी अदर स्टूडेंट? शगुन? यस सर। हाँ प्लीज। सर पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं मतलब खुद को ऐसे एक्सप्रेस करूं, एंड थैंक्स टू सर जो कि यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट आए हैं। एंड मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये कुल मिला के बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये होता है कि 12th तक हम लोगों को यही पता होता है कि बीएससी है, मतलब पीसीएम है और पीकेएम है या स्टैट्स है, ये सब है। लेकिन बायोफिजिक्स एक न्यू सब्जेक्ट है जो कि हम लोग शायद एडमिशन लेते वक्त या फिर एडमिशन लेने के बाद उतना हम लोग जान नहीं पाते हैं। तो मेरा तो ये था कि मेरा थोड़ा गांव साइड घर था, तो नेटवर्क इशू की वजह से मेरा लेट हो गया। तो बहुत मतलब कहते ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसलिए मैं बायोफिजिक्स के लिए जब अप्लाई की
तो फिर मैं अनिल सर से वहां पर मतलब मुझे मिले और बताया कि नहीं बहुत अच्छा है ये सब्जेक्ट। और मेरे एक सीनियर भैया भी थे जो कि मुझे सजेस्ट किए कि ये एक तो ये न्यू सब्जेक्ट है और कोई भी चीज अगर मार्केट में न्यू आती है तो उसका स्कोप काफी अच्छा होता है। तो ये था। और मतलब नेम से ही पता चल रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग है, बायो एंड फिजिक्स। तो यहाँ पे अप्लाइड बायो और फिजिक्स का होगा, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द मतलब आप देख सकते हैं कि अप्लाइड चीजों का ही है, अप्लाइड फिजिक्स हो, अप्लाइड या मैथ्स हो। तो इसीलिए ये काफी हेल्पफुल होगा सब्जेक्ट। और कई लोग तो ये सोचते हैं कि ये नया सब्जेक्ट है, एडमिशन तो ले लिए इसमें, बट अब आगे कैसे होगा। तो उनको हम ये कहना चाहेंगे कि बिल्कुल भी आप लोग डरिए मत। यहाँ पे हमारे जो भी टीचर्स हैं, अनिल सर हैं, अंकिता मैम है, ये लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में होता है कि आए पढ़ाई गए, बट आपको यहाँ पे आपको जो मटेरियल की नीड होगी, जैसे हमारे अनिल सर है तो वो जो भी पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ हमारे ग्रुप पे भेज देते हैं। अंकिता मैम है तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप बोलिए, वो आपको पूरा नोट्स आपको भेज देंगी, मटेरियल आपसे शेयर कर देंगी। इवन अगर आप लोग चाहेंगे तो बुक्स भी आपसे वो शेयर कर देती हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि कैसे होगा, क्योंकि हम भी आए थे स्टार्टिंग में तो हम सोचे नया सब्जेक्ट है, सिलेबस उतना नहीं पता है तो कैसे होगा। और इसका स्कोप भी काफी अच्छा है, तो यही है। Thank you और Shagun. मोस्ट ऑफ द यस Thank you. Any newly admitted students wants to express something? Krit Pandey, Ayush Yadav, Pankaj Yadav, Bhavya. Hello, sir. Singh. Yes, please unmute. Hello, sir. I am Siddharth Mitra. Good morning, sir. Good morning. Please. So I am speaking frankly what is coming in my mind. Yes. I am very interested in this subject, not from any job or any such point of view, but from education point of view. And from your lecture and introduction, I am very inspired by you, sir. And in the next coming years, I will discover this subject, and from my point of view, what I know this and everything. So I, sir, don't have much to speak on this, but नहीं, थैंक यू सिद्धार्थ, आपने इतना कहा, ये आपके लिए बहुत है. It is more than sufficient that you unmute yourself and you have to present your view here. Any other student? thank you, sir. Any other student? If nobody is willing to say something from the newly admitted student, then finally we thanks. Yes, Virendra. Yes, you want to say? So finally we thank our chief guest for the day, and in various lectures in the coming future, we will request him to address with us in the semester 3 and 5 senior students. So thank you very much, sir, for sparing this priceless time. बहुत बहुमूल्य समय आपने हम लोगों को दिया. आप सब विश्व के 2% वैज्ञानिकों में से एक है और इतना समय हम लोगों के लिए बहुत है. और thank you very much, sir, for your thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Let us end.